हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लेखपाल एग्जाम के लिए आपदा प्रबंधन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आ चुकी है, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। और इसके पहले एनवायरनमेंट का पूरा सब्जेक्ट भी खत्म हो गया, उसकी भी मैक्सिमम क्लासेज एक प्ले लिस्ट बना दी गई लेखपाल करके, इसी चैनल पर है, तो वो क्लासेज भी आप सभी देख सकते हैं। आज की क्लास से पहले हम 2-4 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो पढ़ाई कैसे करनी है वो भी उतनी ही ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे। रिवीजन कब करना है उस पर बात करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था। सबसे पहले तो आपदा के बारे में जाना था कि आपदाएं होती क्या हैं, कैसे होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, ये सारी चीज़ें जान ली थी। फिर दो मेजर आपदाएं हमने देखी थी, एक बाढ़ देखा था और दूसरा भूकंप। इसके बारे में सब कुछ जान लिया था। फिर 3 या 4 और आपदाएं होती हैं जो इंडिया में मेजरली आती हैं। उनमें सबसे बड़ी एक चक्रवात होती है, साल में 4-5 चक्रवात आ ही जाते हैं। सुनामी इंडिया का जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, वो खासतौर से अंडमान निकोबार है, वहाँ थोड़ा प्रभाव उसका पड़ता है, तो वो देखेंगे। सूखा से प्रभावित तो पूरा देश ही है, तो वो देखेंगे। और अन्य आपदाएं देख लेंगे, जैसे भूस्खलन अभी बहुत चल रहा है, वो देखेंगे। बादल का फटना देखेंगे। तो जब सारी आपदाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, फिर आएंगे हम किस पर, आपदा प्रबंधन पर। 3 से 4 मिनट अभी जो समझाएंगे उसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटजी जब आप पढ़ रहे होते हो, ठीक। तो आपदा प्रबंधन पर एक क्लास आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपदा के पहले क्या करते हैं, आपदा के दौरान क्या करते हैं और आपदा के बाद क्या करते हैं। और यही सारा मिला के होता है आपदा प्रबंधन। जब आपका आपदा प्रबंधन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आई हैं, आपदा की परिभाषा, आपदा प्रबंधन, आपदा से संबंधित जितने इंस्टीट्यूशन हैं, ये कहाँ से निकले हैं आपके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं जैसे, डीएमए, यहाँ से निकले। ये पूरा एक्ट देखेंगे हम 2005 वाला। जब हम इस एक्ट को देखेंगे तो यहीं से अथॉरिटी निकल आएगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। एनडीआरएफ निकल आएगी, रिस्पॉन्स फोर्स। इसके बाद एसडीएमए निकल आएगी और एसडीआरएफ निकल आएगी। प्लस अन्य ढांचे भी इसी एक्ट में सबका वर्णन है। तो इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासेज और लगेंगी। तो टोटल यहाँ से हम देखते हैं 3 क्लासेज, और अगर ज़रूरत होगी तो एक क्लास और फैक्चुअल आएगी आपकी, और ये पूरा समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक। अब कुछ नए स्टूडेंटों का है कि वो पढ़ाई कैसे करें। जो नए नए ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको शुरुआत करनी है एनवायरनमेंट से। जो पहला फोल्डर है एनवायरनमेंट का है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर एप्लीकेशन पर जाओगे, ये एप्लीकेशन है, ये आपका बैच है। देखो 793 स्टूडेंट आज तक हो चुके हैं इसमें, और 22 दिसंबर को ये बैच शुरू हुआ था, तो अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है। अब आते हैं कंटेंट पर। कंटेंट में ये जो आपका एनवायरनमेंट है सेकंड, इसमें 11 क्लासेज पढ़ी हैं। आपको क्या करना है, जो भी नया स्टूडेंट है शुरुआत से क्लास 1 से स्टार्ट करो और सारी क्लासेज कंप्लीट करो। सबसे पहले वीडियो क्लास, इसके बाद जो भी आप आज पढ़ते हो, जो भी, उसको आपको 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। इसका मतलब हुआ है कि सुबह का 2 घंटा फिक्स कर दो। जैसे ही आप सुबह उठते हो, बिना किसी से बात किए, बिना कुछ किए 2 घंटे पहले पढ़ लिया करो। वो पढ़ना क्या, रिवीजन होना चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हो। रिवीजन केवल हार्ड कॉपी से करना, चाहे प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे खुद के नोट्स बना लो। जिस भी पर्सन ने यहाँ से ये 2 घंटे का नियम फॉलो कर लिया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो केवल सिलेक्शन नहीं लेगा, कट ऑफ से आराम से 10-15 क्वेश्चन उसके ज़्यादा होंगे। ये नियम यहीं से बना लो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपदा नहीं, एनवायरनमेंट की क्लासेस समाप्त करो। जब एनवायरनमेंट की क्लास समाप्त हो जाएंगी तो इसी का ही एक फुल टेस्ट लिया गया था, इस टेस्ट को लगा लो। फिर आ जाओ आपदा प्रबंधन पर, जो एकदम नए स्टूडेंट हैं। और ऐसे ही करके फिर अगली क्लास साइंस एंड टेक पर आएगी, उसकी बाकी क्लासेज इसलिए डाल दी गई है, अभी इनमें बहुत सारा काम होगा। जैसे यूपी गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें बहुत सारा वैल्यू एडिशन आएगा, बहुत सारी नई स्कीम आएंगी, तो इसमें काम होगा। ये इसलिए डाल दी गई कि मोस्ट स्कीम कॉमन है, तो कम से कम अभी जब आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो आप उसको पढ़ लो। इस पर टास्क भी चल रहा है स्कीम पर, है ना, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिर से। तो ये तो स्ट्रेटजी है आपकी कि 2 आवर्स, शुरुआत के सुबह के 2 घंटे आपको रिवीजन करना है। शुरुआत कहाँ से करनी, जो एकदम नए हैं, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट की जब सारी क्लासेस समाप्त हो जाएं तो फिर आ जाओ आपदा प्रबंधन पर।
ऐसे ही 1 बाई 1 करके चलते रहो। अभी बहुत समय है, हम इतना काम कर लेंगे। एनवायरनमेंट 5 नंबर का समाप्त हो गया। अगले 5 से 7 दिन में हमारा आपदा भी खत्म हो जाएगा। फिर साइंस एंड टेक भी हम समाप्त कर देंगे, ऐसे ही 1 बाई 1 करके। तो ऐसे ही करते चलेंगे। आज चूंकि मकर संक्रांति है, छुट्टी हम लोग लेते नहीं हैं। यहाँ पर जीएस रेवोल्यूशन का रूल है कि छुट्टी नहीं लेते हैं। त्यौहार सारे मनाओ बट छुट्टी मत मनाओ, ठीक है। तो आज भी आपकी क्लास आ रही है। मकर संक्रांति पर कल यानी कि 14 जनवरी को एक कूपन दिया गया था, 24 घंटे तक वैलिड था। आज नाइट तक 11:59 PM तक एक वैलिड रहेगा, यानी कि 15 जनवरी तक। जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। हर बैच पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एप्लीकेशन पर अभी है या नहीं है, तो आप लोगों के टच में जो यहाँ पर ऑलरेडी बैच ले चुके हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई भी उनका फ्रेंड या जो भी जानने वाला है वो उनके साथ पढ़ाई करे, तो आप बिल्कुल उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। वो इस कूपन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास पर। क्लास में आज का हमारा पहला टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दे रहा हूँ तो आपको पूरी समझ बन जाएगी। ज्योग्राफी वाला ये टॉपिक है मेनली। तो चक्रवात होते क्या है समझो। अगर ये फैक्ट्स आपने समझ लिए और कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये समझ लें ज्योग्राफी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हवा, एयर के बारे में समझो। एयर क्या होती है? जब कोई एयर गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। जैसे सपोज करो यहाँ पर बहुत सारी एयर है, अब ये हीट पकड़ेगी तो ये ऊपर उठ जाएगी। जब ये ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ की वायु तो ऊपर उठी है, तो यहाँ पर एयर क्या है, कम बचेगी। जब यहाँ पर कम बचेगी तो यहाँ हो जाएगा निम्न वायु दाब। और जहाँ पर ये ऊपर इकट्ठी होगी यहाँ क्या हो जाएगा, उच्च वायु दाब, ठीक है। अब ये एयर क्या है, क्षोभ मंडल के किनारे यहाँ से चलती है और फिर ये ठंडी होगी, क्योंकि जितनी हाइट पकड़ेगी प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जैसे ये हाइट पकड़ेगी क्या होगा, एयर का तापमान कम होगा। कम होगा तो ये क्या है, फिर से नीचे आएगी। और नीचे आएगी ये, तो जहाँ गिरेगी वहाँ पर क्या होगा, उच्च वायु दाब। तो यहाँ पर निम्न था, यहाँ पर उच्च होगा। तो एयर हमेशा क्या है, उच्च से निम्न की ओर बढ़ेगी। पहला कॉन्सेप्ट एयर का। तो एयर गर्म होके ऊपर उठती है, ठंडी होके नीचे गिरती है। दूसरा कॉन्सेप्ट, जहाँ पर उच्च वायु दाब होता है, मतलब जहाँ पर एयर गिरेगी वहाँ उच्च वायु दाब होगा, जहाँ से उठेगी वहाँ निम्न वायु दाब होगा। तो जहाँ उच्च होगा उच्च से निम्न की ओर चलेगी, तो हवा चलती हुई प्रतीत होगी। तीसरा कॉन्सेप्ट कि अगर एयर में नमी है, जलवाष्प तो होती है, तो एयर में मैक्सिमम 4% तक जलवाष्प होती है, ठीक। अब ये जलवाष्प शुरुआत में 4 नहीं होती, 1% होगी, फिर 2 होगी, बढ़ती जाएगी। तो एक समय पे जब जलवाष्प लेके एयर ऊपर उठती है और ये क्या, प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस ऊंचाई पे क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, तो एयर भी ठंडी हो रही। जैसे ये ठंडी होती है तो जो वाष्प होती है वो बूंदों में बदलने लगती है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पर वायु हो जाती है संतृप्त। संतृप्त होने का मतलब है कि अब ये ऊपर नहीं जा सकती है, तो फिर क्या है, बूंदों का रूप लेके ये नीचे गिरती है, जिससे होती है बारिश। पूरा ये बारिश का कॉन्सेप्ट आ गया। उच्च वायुदाब का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, निम्न वायुदाब का, और एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, और बारिश का। अब आते हैं चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। तो जहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र है वहाँ तो वायु क्या है, ऊपर उठ गई, यहाँ ऊपर चली गई वायु। अब ये वायु ऐसे घूम के फिर से यहाँ पर आ रही, तो यहाँ पर क्या है, उच्च वायुदाब, और यहाँ क्या है, निम्न वायुदाब। तो फिर उच्च से यहाँ की ओर चलेगी, और इतनी तेज स्पीड होती है, पूरा प्रोसेस इतना तेज होता है कि सर्पलाकार ये हो जाती है पूरी, है ना, तूफान सा आ रहा होता है। तो चक्रवात मुख्य रूप से क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जो चारों तरफ से उच्च वायुदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। इसके जहाँ निम्न वायुदाब होता है तो वायुदाब बिल्कुल निम्न है, मतलब कोई हलचल नहीं हो रही, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, शांत होता है, जिसे बोलते हैं चक्रवात की आंख, आई, ठीक है। अब चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय तो जान ही है वो कि उष्णकटिबंध क्या होता है आपका, ऐसे ही ले लो। वैसे तो नॉर्मली भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो गया, तो 0 से 23 डिग्री, 23 हाफ, ये तो उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र हो ही गया है। थोड़ा और इसका प्रभाव पड़ता है तो 30 तक चला जाता है, ठीक है। तो जब ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर आते हैं ये चक्रवात,
दूसरे होते हैं शीत उष्ण चक्रवात, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये 30 से 60 के बीच में आते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है 30 से 60 डिग्री वाले में? अब इंडिया का हमें पढ़ना है तो हम यही पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया पूरा इसी बीच में आ जाता है, ठीक है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय जान लो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब दो वायु रेखाएं मिलती हैं, एक ठंडी एक गर्म, उससे बनते हैं। अब या तो ठंडी होगी तो ये तो हमेशा नीचे रहेगी, और गर्म है तो ये हमेशा ऊपर रहेगी। तो या तो ठंडी वाली एक्टिव होके इसके नीचे घुस जाए, इसको ऊपर से उठा दे तो तेज हवा चलने लगेगी, या गर्म वाली खुद से एक्टिव होके ठंडी के ऊपर चली जाए। तो ये चक्रवात ज़्यादा विस्तृत होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, खास तौर से जितने भी यूरोपियन देश हैं यही चक्रवात आते हैं। इसके बाद अगर इन चक्रवातों की बात करो तो ये चाहे आपके समुद्र की सतह हो, चाहे स्थल हो, चाहे जल हो, सब जगह आ सकते हैं शीतोष्ण वाले। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनके लिए समुद्र की सतह चाहिए, वहीं पर बनते हैं। उसका तापमान कम से कम 26.5 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि समुद्र की सतह गर्म होनी चाहिए, जिससे कि जलवाष्प बने। और जलवाष्प भी बनती है, इसी से ही चक्रवात क्या है प्रबल रूप लेता है, इसकी गुप्त ऊष्मा से। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनके लिए हमेशा संतृप्त वायु या तो संतृप्त होगी, या कम से कम जलवाष्प होनी चाहिए उस वायु में। जलवाष्प की आपूर्ति लगातार होनी चाहिए, तब ये चक्रवात बने रहते हैं। जलवाष्प की आपूर्ति कहाँ होगी? क्योंकि समुद्र की सतह पर बन रहे हैं, तो समुद्र की सतह जब तक रहेगी तब तक ये क्या रहेगा, जलवाष्प की आपूर्ति होती रहेगी और चक्रवात प्रबल होता रहता है। जैसे ही ये स्थल की ओर आते हैं तो जलवाष्प की आपूर्ति क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये क्या है, चक्रवात फिर खत्म हो जाते हैं, जिसे बोला जाता है लैंडफॉल। यानी कि इनके लिए कुछ कंडीशन क्या है, समुद्र की सतह होनी चाहिए, वहीं बनेंगे, स्थल पर नहीं बनते हैं। दूसरा 26 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी गर्म होना चाहिए वो सतह। तीसरा कि लगातार जलवाष्प की आपूर्ति हो, जैसे ही स्थल आता है तो इनका लैंडफॉल हो जाता है, ठीक। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही हमें देखने। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की मैं लोकेशन बताए दे रहा हूँ, आप खुद से ही निकालने लगोगे कहाँ ज़्यादा आते हैं। कि 3 प्रकार की पवनें चलती हैं पूरी पृथ्वी पर। एक होती है आपकी व्यापारिक पवन, 30 से 30 तक, यहाँ 0 ले लो तो 30 डिग्री तक तो है ये व्यापारिक पवन। ये पवनें कहाँ से आती, पूरब से। ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं 30 डिग्री तक। कितना है, 30 डिग्री। 30 से 60 डिग्री तक जो है यहाँ चलती पछुआ पवनें। पछुआ मतलब ये पश्चिम से पूरब चलती है, इनकी दिशा बदल जाती है। और 60 से 90 फिर पूरब से पश्चिम हो जाती है। अब चूंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते ही हैं आपके 5 से 30 डिग्री के बीच में, 0 पे क्यों नहीं आते, 0 से 5 तक क्यों नहीं आते, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये आते हैं आपके 5 से 30 डिग्री नॉर्थ या 5 से 30 डिग्री साउथ के बीच में। तो यहाँ पर मेनली पवनें कौन सी चल रही है, व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों की दिशा ही है पूर्व से पश्चिम। जब इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है तो अब मैं भारत का मैप बनाता हूँ, वहां से और समझ में आएगा आपको। ये है भारत का मैप। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने हैं एक तो यहाँ पर। तो जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने हैं तो कहाँ से, व्यापारिक पवनों वाला ये पूरा क्षेत्र। भारत का मैप देखो अगर, मैन भूमि तो 7 से 37 तक जाता है, ऊपर जम्मू कश्मीर तक। तो ये समुद्र वाला एरिया कहाँ आ जाता है, 7 से 25-26 के बीच में आ जाएगा, ठीक है, और कम में ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही, व्यापारिक, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर पवनें चल रही। अब जब पवन की ये दिशा होगी तो मैक्सिमम चक्रवात भी कैसे आएंगे, यहीं से आएंगे। तो चक्रवात पूर्वी तट पर सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, 80% तक चक्रवात इसी तट पर आएंगे। पहली चीज, केवल इंडिया में नहीं, जितने भी द्वीप महाद्वीप होंगे पूर्वी तट पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं, मैक्सिमम चक्रवात। और इसीलिए जब आप देखोगे 0 से 30 के बीच में जितने भी रेगिस्तान हैं वो आपके पश्चिमी तट पर, क्योंकि पवनों की दिशा जब ऐसी है तो पवन के साथ वायु आती है। पवन के साथ वायु आएगी, और वायु में जब नमी होगी तभी वर्षा होती। वर्षा के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो पवन, पवन ऊपर उठ रही हो और उसमें नमी हो।
तो सपोज करो यहाँ पवनों की दिशा ही है, पूरी दिशा ही पूरब से पश्चिम है जो मेजर पवन होती है। तो कोई भी वायु समुद्र से उठाएगी जलवाष्प और यहाँ से बारिश शुरू होगी, यहाँ तक आते आते क्या है, खत्म हो जाती है। हालांकि इंडिया में एक मानसून करके एक उल्टा हो जाता है कि पवन ऐसे आती है, लेकिन जो मानसूनी पवन होती है वो पश्चिम से घुसती है इंडिया, उसका अलग फिनोमेना है, वो आपको अभी नहीं जाना है। लेकिन फिर भी इंडिया के पश्चिमी तट पर जो थार का मरुस्थल है, इसलिए मरुस्थल बनता है इसी वजह से, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं कि इंडिया में जितने भी चक्रवात आएंगे मैक्सिमम पूर्वी तट पर आएंगे। समुद्र की सतह चाहिए, पूर्वी तट मतलब बंगाल की खाड़ी, समुद्र की सतह चाहिए, 27 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, लगातार आर्द्रता की आपूर्ति चाहिए। ये चक्रवात का हो गया। अब जान लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। निम्न वायुदाब के चारों ओर घूमने वाली एक विनाशकारी वायुमंडलीय प्रणाली है, यानी कि बीच में निम्न वायुदाब होगा, कॉलम होगा एक, और चारों तरफ क्या होंगे, उच्च वायुदाब होंगे जो घूम रहे होंगे, ठीक है। इसकी दिशा, अब चक्रवात के लिए जैसा मैंने बोला था कि ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्यों नहीं आते। पृथ्वी जब घूमती है तो एक बल बनाती है जिसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। वो कोरियोलिस बल अनुपस्थित होता है आपका 0 से 5 डिग्री। अगर 0 यहाँ उठा लो, ये हो गई 0 वाली भूमध्य रेखा, और 5 डिग्री यहाँ और 5 डिग्री यहाँ, तो यहाँ पर 0 से 5 डिग्री के बीच में ये कोरियोलिस बल नहीं होता है। और चक्रवात को बन के आगे बढ़ने के लिए कोरियोलिस बल की ज़रूरत होती है घुमाने के लिए। जब ये बल यहाँ पर उपस्थित ही नहीं होता है तो 0 से 5 डिग्री के बीच में चक्रवात नहीं बनते हैं। 5 से मान लो 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सेल्सियस नहीं 30 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में चक्रवात बनते हैं, चाहे नॉर्थ चले जाओ ऊपर चाहे नीचे साउथ, ठीक। अब इसकी दिशा, जो चक्रवात होता है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे घूमती है आपने देखा होगा, ऐसे घूमती है घड़ी, ये हो गई क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा में चले जाओ ऐसे करके, ऐसे घूमने लगी जाओ, ठीक है, तो क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो गया, ये है एंटी क्लॉकवाइज दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। यह एक तीव्र घूर्णनशील तूफान प्रणाली है जो समुद्र सतह के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में बनती है। ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी भी आपका है, और एक आप क्वेश्चन मान लो चक्रवात से आएगा, फैक्चुअल आएगा या कॉन्सेप्चुअल आएगा, या तो ज्योग्राफी से आएगा या आपका आपदा से, हो सकता है दो भी आए, तो ज्योग्राफी का भी आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यह एक तीव्र घूर्णनशील तूफान प्रणाली है जो समुद्री सतह के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में बनती है। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो एक ही फिनोमेना उठाएंगे हम आपको, केवल सूर्य का टेम्परेचर, उसी से दुनिया की हर चीज़ कनेक्ट कर देंगे, आपकी वायुदाब प्रणाली पूरी, वायुदाब पेटियाँ, वर्षा, रेगिस्तान, मरुस्थल, समुद्री लहरें, कहाँ पर गर्म है कहाँ पर ठंडी हैं, है ना। जैसे मरुस्थल वाला बताया था, तो अभी बताया था दूसरा मरुस्थल जितना है कि जितने भी पश्चिमी किनारे होते हैं, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे होते हैं, वहाँ पर ठंडी जलधाराएँ होती हैं। और जब ठंडी जलधाराएं होंगी तो जहाँ ठंड होगी, वायु ठंडी होगी, वायु नीचे बैठेगी, उच्च वायुदाब होगा। और जैसा मैंने बताया कि जब उच्च वायुदाब होता है तो हवा नीचे की ओर गिरती है, और अगर वर्षा चाहिए तो हवा का ऊपर उठना जरूरी है। और हवा ऊपर कहाँ उठती है, जहाँ पर निम्न वायुदाब हो, यहाँ तो उच्च हो गया। जब उच्च जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका मरुस्थल बनेगा, क्योंकि वर्षा कम होगी, है ना। तो जितने भी मरुस्थल आप देखोगे ना पश्चिमी किनारों पर मिलेंगे महाद्वीपों में, जलधाराएं भी वहाँ पर ठंडी मिल जाएंगी। फिर इसको और चीज़ों से भी मतलब ऐसे कनेक्ट कर देंगे हर एक चीज़ से, लेकिन वो ज्योग्राफी में आएंगे। अभी बस इतना ही समझो चक्रवात क्या होता है। प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं। तो भारत के सभी तटवर्ती, जितने भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, भारत की जो तट सीमा है उसकी लंबाई हमने मापी थी 7,516 किलोमीटर। हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है उसने अभी लंबाई फिर से माप की है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अभी ये पूरा तरीके से ऑफिशियल नहीं हुई, तो हम यही लेके चलेंगे कि 13 राज्य हैं जिनकी सीमाएं तट से लगती हैं, समुद्र तट से। 7,516 किलोमीटर तट है, 8% क्षेत्रफल है, और यहीं पर ये चक्रवात आते हैं। सर्वाधिक प्रभावित, आप लोग बताना आज की क्लास से, जैसे आज मैंने समझाया, अगर आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड हो तो हर क्लास में फिर ऐसे ही डिटेल में समझाया करेंगे, जिससे एक समझ बन जाए। और ये समझ ऐसी नहीं है, यूपी पीसीएस वालों का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते। यूपी पीसीएस वाले तो आप 100 उठा लोगे, 100 में से 2-4 ही होंगे जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं जो आज बताए। ये यूपीएससी लेवल का आपको बता रहे हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी तो लोग रट लेते हैं, हाँ रटा हुआ याद रहता है तो समझ लेते हैं लोग।
तो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? पूर्वी तट। क्यों? अभी मैंने बताया पूर्वी तट क्यों प्रभावित होगा। और पूर्वी तट पर क्या क्या है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु। भारत में आने वाले कुल चक्रवातों का लगभग 80% बंगाल की खाड़ी में तथा 20% अरब सागर में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात बनने की परिस्थितियां, एक तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी बात हो रही। शीतोष्ण की मैंने बताया कि दो होती हैं वायु राशियां शीतोष्ण में, दोनों अपोजिट होनी चाहिए, एक ठंडी एक गर्म। जब ये मिलती हैं आपस में तो यहाँ पे क्या बनाती हैं ये चक्रवात। जैसे अभी आते हैं ना हमारे पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम बोलते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये क्या करता है? हेल्प, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो ठंड के दिनों में मैदानी भागों में वर्षा होती है ना, वो इसी से होती है सर्दियों में। अब चक्रवात बनने की परिस्थितियां क्या हैं? समुद्री सतह गर्म होनी चाहिए, 26.5 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। लगातार जलवाष्प की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। अगर जलवाष्प की आपूर्ति बंद, चक्रवात का लैंडफॉल हो जाएगा। कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। जहां पर ये नहीं होता है 0 से 5 नॉर्थ और 0 से 5 साउथ, वहां पर ये नहीं बनते हैं। जो निम्न वायुदाब का मेन केंद्र होता है उसके बाहर उच्च वायुदाब होनी चाहिए, जिससे कि हवा अंदर की ओर आए। ठीक है। अब चक्रवात शब्द की उत्पत्ति कहाँ है? ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई। 2025 में आए कुछ प्रमुख चक्रवात देख लेते हैं। तो शक्ति चक्रवात, इसका नाम श्रीलंका ने दिया। क्या है कि जितने भी आपके खासतौर से हिंद महासागर के देश हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाले, टोटल ऐसे 13 देश हैं। प्रत्येक देश से 13 नाम लिए गए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे ही कोई चक्रवात आता है तो इनके सुझाए गए नाम में से एक नाम दे दिया जाता है। तो इसका नाम का सुझाव किसने दिया था? श्रीलंका ने। 3 अक्टूबर 2025 को आया था। और प्रभावित क्षेत्र क्या थे? महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये देखो पूरब पे नहीं आया, ये कहाँ आया? पश्चिमी सीमा पर। तो 80% मेनली कहाँ आते हैं? पूर्वी सीमा पर। मोन्था नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने। और 29 अक्टूबर 2025 को। और कहाँ आया ये? आंध्र के नरसापुर काकीनाडा में। ये आपकी पूर्वी उस पर आया है, सीमा पर। अगला है सेनेयार। नामकरण इसका भी यूएई ने किया था। 22 नवंबर 2025 को आया। कहाँ आया? मलक्का जलडमरू मध्य में। मलक्का स्टेट जो है एक छोटी स्टेट बोलते हैं, जलडमरू मध्य किसे बोलते हैं? जहाँ पर दो द्वीप मतलब दो स्थल भाग हों, उनके बीच से एक सकरा सा नैरो सा जाने के लिए क्या हो? एक जल मार्ग हो, उसे बोलते हैं क्या? जलडमरू मध्य या स्ट्रेट अंग्रेजी में। तो मलक्का स्टेट है ये, यहाँ बना था और अंडमान द्वीप प्रभावित हुआ था, यानी कि ये भी पूर्व में आया था। अगला है दितवा। ये सबसे लेटेस्ट वाले जो थे उनके नाम दे दिए। दितवा कहाँ? यूएई में। नवंबर 2025 में ये आया था, अभी हाल ही में आया है। श्रीलंका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रभावित थे, यानी कि ये भी पूर्वी तट पर आया है। चक्रवातों का नामकरण मैंने बताया कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के टोटल 13 देशों का एक पैनल बनाया गया। और किसने बनाया? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने एक प्रणाली अपनाई है, स्कैप। इसके तहत 13 देश 13 नाम सुझाए हुए हैं, उन्हीं में से क्या होता है? एक नाम ले लिया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम देख लेते हैं। क्या है? हर जगह चक्रवात नहीं बोला जाता, इसे अलग अलग इनके नाम हैं। तो चक्रवात बोला जाता है हिंद महासागर में, यानी कि भारत वगैरह इसको चक्रवात बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोला जाता है? उत्तरी अटलांटिक, यानी कि यूएसए वगैरह में। और उत्तर पूर्वी प्रशांत, तो यूएसए, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप वाले क्या बोलते हैं इसको? हरिकेन। टाइफून कहाँ बोला जाता है? चीन, जापान, वियतनाम, फिलीपींस में। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है किसी अच्छी परीक्षा में। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में, बागियो फिलीपींस में, कोर्डोनाजो मैक्सिको का पश्चिमी तट, और मेडिकेन कहाँ? ग्रीस, इटली और लीबिया में। भारत में चक्रवात के प्रबंधन के लिए कौन कौन सी संस्था है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी का तो फुल फॉर्म देख लीजिए। अब जितनी भी जगह यूज होगा केवल आईएमडी यूज करूंगा मैं नाम। फिर एनडीएमए, एनडीआरएफ। एक संस्थान है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, इनक्वाइस बोलते हैं, हैदराबाद में। ये बहुत बड़ा संस्थान है। ये बहुत सारे इनके सेंसर्स लगे होते हैं और बड़ी सटीक जानकारी इनसे मिलती है। प्रमुख परियोजनाएं देख लेते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, एनसीआरएमपी,
विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, प्रारंभिक चेतावनी देती है और चक्रवात समान जो अवसंरचना है उसका भी निर्माण कराने में मदद करती है। आगे चलते हैं। दूसरा मिशन मौसम, इससे तो अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, सितंबर 2024 में शुरू किया गया था। भारत को मौसम संबंधी भविष्यवाणियों में दुनिया का अग्रणी देश बनाना इसका उद्देश्य है। 50 नए डॉपलर रडार लगाए गए या लगाए जाएंगे, अभी शुरू हुआ है, 2000 करोड़ का बजट दिया था मोदी गवर्नमेंट ने। 60 नए रेडियो शोध केंद्र भी बनाए जाएंगे और पंचायत मौसम सेवा यानी कि पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी दी जाएगी। फिर एक योजना है आपदा मित्र योजना। ये क्या है, वॉलंटियर खड़े करने हैं, ठीक है, जो स्वयं सेवक होते हैं। तो 350 जो सबसे संवेदनशील जिले हैं चक्रवात को लेकर, उनमें 1 लाख प्रशिक्षित स्वयं सेवक तैयार करना इसका उद्देश्य है। फिर एक प्रणाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगी, जब लास्ट में कराएंगे सारे एप्लीकेशन वगैरह उसमें भी आ जाएगी। CAP कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, सचेत बोलते हैं इसको। NDMA द्वारा विकसित है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जितने भी फुल फॉर्म 1-2 बार बता चुके क्लासेज में, आगे कल चल के उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी से भी एक्सपेक्टेड है कि जो पढ़ाया जा चुका वो सब कुछ आपने अच्छे से याद कर लिया। तो NDMA द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय एकीकृत चेतावनी प्रणाली है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन और इनक्वाइस हैदराबाद, इन सबको एक मंच पर लाती है जो प्रणाली है। इससे क्या होता है कि जो भी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो भी मोबाइल हो सब पर मैसेज चला जाता है, चाहे उसमें इंटरनेट हो या ना हो। दूसरी जो दुर्घटना है, आपदा है, वो है बादल का फटना। क्योंकि 2 प्रकार की दुर्घटनाएं इस साल बहुत ज़्यादा हुई, एक तो बादल का फटना, दूसरा भूस्खलन, दोनों देखेंगे। तो बादल का फटना क्या होता है, बादल फट नहीं जाता, ऐसा कोई विस्फोट नहीं होता है। बादल का फटना मतलब कम समय में, 1 घंटे से भी कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बोलते हैं बादल का फटना। एक प्रकार से होते ही है ना कि धीमे धीमे पानी डालो एकदम से पानी गिर जाए, ठीक है। तो यह एक तीव्र और स्थानीयकृत मौसमी घटना है, यानी कि कम क्षेत्र में होती है पहली चीज़ तो। अगर बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो जाए तो फिर वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो पानी क्या है उसको निकलने का समय मिल जाता है। तो एक तो कम क्षेत्र यानी कि 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में होती है, और एकदम से 1 घंटे से कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होता है, बादल का फटना। इसमें बहुत कम समय, सामान्यतः 1 घंटे से कम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा क्या बोला गया कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में कम से कम 100 मिलीमीटर प्रति घंटा वर्षा हो जाए तो इसे क्या बोला जाएगा, बादल का फटना। अब कुछ बादल के फटने की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी घटनाएं थी। ऐसा माना जाता है 10,000 से ज़्यादा लोग गायब हुए थे, बहुत सारे लोगों की तो अभी भी पहचान नहीं हो पाई। जून 2013 में केदारनाथ में हुई थी ये, 6,000 प्लस मौतें, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। फिर 26 जून 2025 को हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू जिला में हुआ था, बादल फटा था। 14 अगस्त 2025 को चसोती गांव, मतलब ये हाल की है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। इसके बाद 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड में हुआ था धराली। ये भी सबको याद होना चाहिए, नई घटनाएं बिल्कुल पूछी जाएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किससे संबंधित है ये क्षेत्र। तो धराली और हर्षिल गांव में हुआ था, उत्तरकाशी में। प्रयास क्या है, तो क्या क्या प्रयास, एक तो सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों की जोखिम मैपिंग होनी चाहिए जहां पर बादल के फटने की घटनाएं हो सकती हैं। अधिकांश बादल फटने की घटनाएं कहाँ होती हैं, वहां होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई पर, ठीक है। तो ऐसी जोखिम मैपिंग होनी चाहिए, उनके जोन तय होने चाहिए, जैसे भूकंप के जोन है ना, तो इनके भी जोनिंग होनी चाहिए। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली यहाँ पर लगाई गई है। और एक AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मिशन मौसम के तहत ही इनकी स्थापना हो रही है, तो इनको भी लगाया जा रहा है। तीसरा है सुनामी। सुनामी आपदा क्या होती है, इसको ऐसे लिखते हैं टी सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब कोई बड़ा सा जल स्रोत हो, तो बड़ा सा जल स्रोत में मेनली समुद्र होता है, इसके नीचे कोई भूकंप आ जाए। जब भूकंप आएगा तो यहाँ पर क्या तरंगे बनेंगी, बहुत ज़्यादा तरंगे बनती हैं, लेकिन ये यहाँ पे लंबी तरंगे होती हैं, लेकिन जैसे ये किनारे पे पहुँचेंगी हाइट में बदल जाएंगी तरंगे। जब ये हाइट में बदलेंगी तो एक टाइम ऐसा होता है 30-30 40-40 मीटर ऊंची तरंगे आती हैं, आसपास का पूरा कई 100 किलोमीटर का एरिया ये खत्म कर देती। तो यह एक प्रकार की विशाल लहरों की एक श्रृंखला है।
जो समुद्र या बड़ी झील में, यानी कि कोई बड़ी झील है वहाँ पे भी आ सकता है। सपोज करो कहीं पे उल्का पिंड गिर गया, कोई बहुत बड़ी झील है, कोई बहुत बड़ा बांध है, बहुत भांकड़ा नागल जैसा, उल्का पिंड गिर गया तो यहाँ से भी तो सुनामी आ जाएगी, है ना। तो बड़ी झील में बड़े पैमाने पर पानी के विस्थापन से उत्पन्न होती हैं। उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब कोई समुद्री तल हो या कोई झील हो, इसके नीचे क्या होगा, या तो भूकंप आ जाए, या भूस्खलन हो जाए इसमें, या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, या फिर समुद्र तल या जल स्रोत में उल्कापात। उल्कापात मतलब होता है उल्का पिंड गिरने से, है ना। हालांकि ऐसी घटनाएं अभी मनुष्यों के सामने नहीं आई, जो अभी हमारे आधुनिक मनुष्य उनके सामने ऐसी नहीं हुई। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि काश बहुत समय पहले ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब विश्व में आई कुछ सुनामियां देख लेते हैं। तो जनवरी 2022 में ही आई थी हंगा टोंगा, टोंगा जो द्वीप है, टोंगा जगह है, वहाँ पर आई थी। सितंबर 2018 में आई थी सुलावेसी सुनामी, इंडोनेशिया में है सुलावेसी द्वीप। यहाँ पर इंडोनेशिया में क्या है ना, बहुत सारे द्वीप हैं, और ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर पड़ता है। तो इसमें क्या है, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप वगैरह बहुत आते रहते हैं। और जब समुद्र में भूकंप आते हैं तो सुनामी बन जाती है, या समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार हो जाए तो भी। 11 मार्च 2011 को टोहोकू सुनामी, ये तो बहुत फेमस सुनामी है, पूर्वी जापान में आई थी। 9 की तीव्रता का भूकंप आया था समुद्र के नीचे, 40 मीटर तक ऊंची लहरें उठ गई थी, 18,500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और जो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसमें दुर्घटना हुई थी और बहुत सारा रेडिएशन भी फैला था। दिसंबर 2004, ये भी बहुत फेमस सुनामी है। हम लोग देखते हैं ना, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये पॉइंट अभी डूब गया है, पहले नहीं डूबा था, है ना। पहले ये पॉइंट दिखता था, अब ये डूब गया, इसी सुनामी के बाद डूबा था। तो हिंद महासागर सुनामी सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह में आई थी, और भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो प्रभावित हुआ था। अब इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो एक डार्ट करके प्रणाली है। डार्ट क्या है, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। इसको लगाया गया, असेसमेंट करती है और रिपोर्ट भी करती है, चेतावनी भी देती है। चेतावनी कैसे, एसएमएस अलर्ट से दिया जाता है। सुनामी आती है तो देखो, पहली वाली जो लहर आती है ना, वो सबसे ऊंची नहीं होती है। तो अगर 5 मिनट का भी व्यक्तियों को समय मिले तो वो भाग जाते हैं, और धीमे धीमे लहरें आती हैं, है ना। प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं इससे रिलेटेड, तो यूनेस्को की आईओसी, अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, इंटर गवर्नमेंटल ओशियन कमीशन, आईटीआईसी, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र 1965 में बनाया गया था। पीटीडब्ल्यूसी, प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र, हवाई द्वीप में 1949 में। ये लेखपाल बैच की जानकारी है, अगर जो लोग भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत कुछ ऐसा होगा इस बैच में तो, कि जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, डेली कुछ ना कुछ करते हो, तो आपका एक लेवल आता रहता है ना। जब आप अपने से पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो, बट आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, जो भी डाउट होते हैं वो सॉल्व होते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं, टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट होता है उसका टेस्ट हो जाता है ना। तो ये सारा काम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, जीएस रेवोल्यूशन सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर जाएंगे ऑल कोर्सेज में या स्टोर में, तो बैच मिल जाएगा, वहीं से परचेज कर लेंगे, बैच वहीं पर ओपन हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है, यूपीएसआई का बैच चल रहा है। ये भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली आपदा है सूखा। बाढ़ हमने पढ़ लिया था, भारत ऐसा देश है जहाँ पर बाढ़ भी आती है, सूखा भी होता है, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा किसे बोलते हैं, तो जिस स्थान विशेष में सामान्य जो वर्षा होती है ना, उस सामान्य वर्षा जो होनी चाहिए उससे अगर 25% कम हो, या 25% से ज़्यादा कम वर्षा हो, तो उसे बोल देते हैं हम कि सूखा है या सूखे वाली साल है, ठीक है। तो आईएमडी के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 25% कम या उससे कम वर्षा हो तो सूखा कहते हैं। सूखा प्रवण जिलों की संख्या, हालांकि ये अति प्रवण जिले हैं, इससे भी ज़्यादा जिलों की संख्या, ठीक है। एक क्राइस ड्रॉ मैनेजमेंट, ड्रॉ प्रोन एरिया प्रोग्राम चलता है, उसके तहत 182 जिले शामिल किए गए हैं। तो यही हमने आपको डेटा दे दिया
कि सूखा प्रवण जिलों की जो संख्या 182 है, 16 राज्यों में फैले हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, वो उसका 68% क्षेत्रफल क्या है, सूखा प्रवण है, वहाँ पर सूखा पड़ सकता है। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर ड्रॉ 2024, फिर ड्रा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया, कहाँ पर, आईआईटी गांधीनगर ने विकसित किया है। और ये क्या है, जानकारी देता है अर्ली वार्निंग की कि यहाँ पर सूखा पड़ सकता है या कहीं पर बरसात कम हुई तो ये बताता है कि यहाँ पर सूखे की स्थिति है। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, तो पीएम कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा, मनरेगा से बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे तालाब वगैरह बनाए जाते हैं, जल संग्रहण प्रणालियाँ बनाई जाती हैं, तो मनरेगा भी सूखा से निपटने में बहुत सारा काम होता है। फिर तीसरा है ड्रॉ प्रोन एरिया प्रोग्राम, 182 जिलों में ये चल रहा है। अब चूंकि इसको मर्ज कर दिया गया किसमें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। फिर नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 है। अगली आपदा है भूस्खलन। जैसे मैंने बताया था आपको, बादल के फटना बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे ही भूस्खलन की भी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें ढलान, पहाड़ी या चट्टानी क्षेत्र से मिट्टी, मलबा या अन्य सामग्री गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अचानक नीचे की ओर गिरती या खिसकती। होता क्या है, मैं बता दे, कोई चट्टान है ऊपर, यहाँ पर मिट्टी इट्टी चट्टानें बहुत सारी चीज़ें हैं, धीमे धीमे क्या है, अब कमज़ोर होती जा रही है, इनका बॉन्ड कमज़ोर हो रहा है। अब अचानक से, एक तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लाते ही हर चीज़ को, तो इनका बॉन्ड तो वैसे ही कमज़ोर हो रहा है। फिर जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर होता है तो पूरी मिट्टी, मलबा सब कुछ नीचे आ जाता है और गाँव का गाँव पूरा डूब जाता है, मलबे में दब जाता है। ये आपका बाढ़ वगैरह से भी खतरनाक है, क्योंकि मलबे में व्यक्ति दब गया, ना आवाज़ आ रही, ना सांस ले पा रहा, खत्म हो गया, है ना। तो ऐसे होता है। अब इसका मेन रीजन ही होता है गुरुत्वाकर्षण, बाकी अन्य रीजन होते हैं। कारण किस वजह से आता है, तो अत्यधिक वर्षा अगर हो जाए, तो भारत में ऐसी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, 73% घटनाओं में मेन कारण क्या है, अत्यधिक वर्षा। फिर भूकंप आ जाए अगर पहाड़ी एरिया में, तो भी भूस्खलन हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो भी हो जाएगा, बर्फ पिघल जाए तो भी हो जाएगा, ग्लेशियर हलचल, ये सब कारण। मानवीय कारणों में क्या है, मानव ही तो नुकसान पहुंचा रहा है हर चीज़ों को, है ना। तो मानवीय कारण जो है, वनों की कटाई कर देते हैं। वन क्या होते हैं, वन की जड़ें वगैरह बॉन्ड बना के रखते हैं मिट्टी को, इतने तरीके से सेट करके रखते हैं कि मिट्टी गिर ही नहीं सकती। अब आपने वन वृक्ष हटा दी यहाँ से, तो मिट्टी क्या हो गई, बिल्कुल संवेदनशील हो गई, पानी वगैरह गिर के इनके बॉन्ड कमजोर हो गए, चट्टानों के बॉन्ड कमजोर हो गए, वो नीचे आएंगे, है ना। अनियोजित निर्माण, जितने भी पहाड़ी एरिया है ना, वहाँ पर अनियोजित निर्माण हो रहा है। मैंने बताया था आपको कि जो आपका पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, उसको बोला गया कि वो 2/3 क्षेत्र को सेंसिटिव एरिया ईएसए घोषित कर दो, नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो बोला गया था। इसका सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है तो उससे भी मिट्टी के बॉन्ड कमज़ोर पड़ते हैं। विस्फोटक गतिविधियाँ, माइनिंग चलती है, जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, तो पहाड़ क्या है, पहाड़ों में खनिज हैं हर प्रकार के, माइनिंग चलती है तो उसको क्या है, बारूद से पहले उड़ाते हैं, विस्फोट कमज़ोर करते हैं, चट्टानों तोड़ते हैं, तो इससे भी भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। अगस्त 2025, मतलब अभी हाल ही में, वैष्णो देवी में भूस्खलन हुआ था, रियासी जिला में, त्रिकुटा पहाड़ियाँ हैं जम्मू में, यहाँ पर। जुलाई 2024 में वायनाड है, तो बहुत, मतलब इतनी भीषण वो थी घटना कि पूरा गांव ही मलबे में दब गया था। वायनाड जिला केरल में है, 570 मौतें हुई थी, 300-400 घर दब गए थे पूरे, मतलब बहुत ना हानि हुई थी। और इसका कारण क्या था कि लगातार 2 दिनों से भारी वर्षा हो रही थी। अगस्त 2025 में मणि महेश यात्रा में भूस्खलन हुआ था, शिमला कुल्लू मंडी जिले में यह पड़ता है, हिमाचल के। जोशीमठ में भूस्खलन तो नहीं हुआ, यहाँ पर एक घटना हुई है, भूधसाव, तो हमने सोचा ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भूधसाव को क्या बोलते हैं, लैंड सबसीडेंस। चमोली जिला उत्तराखंड के इसमें ये पड़ता है। और यहाँ पे क्या हुआ था, 8.9 सेंटीमीटर धंस गई थी भूमि, और ये लगातार धंस रही, तो इससे क्या है, मकानों में दरार पड़ रही। तो प्रशासन ने क्या है, सब पर ऐसे लगा दिए क्रॉस के कि वहाँ पर नहीं रह सकते ना। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। जितनी मैन आपदाएं थी जो भारत में आती हैं, आपदाएं खत्म हो गई। अब हम आपदा प्रबंधन की ओर बढ़ेंगे। प्रबंधन के बाद फिर आ जाएंगे हम एनडीएमए, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की ओर आ जाएंगे, एनडीएमए एनडीआरएफ वगैरह की सबकी बात कर लेंगे। और लास्ट में बात करेंगे हम एप्लीकेशंस, परियोजनाएं। मैक्सिमम एप्लीकेशंस तो आपके क्लास वाइज भी आ रहे हैं, उसमें एक साथ आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को अगर क्लासेज हेल्पफुल लग रही हैं तो बिल्कुल क्लास शेयर करो,
कूपन भी दिया गया है। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, जैसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो एक जो टॉपर है उस स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम पढ़ते हैं, और 3-4 स्टूडेंट का हमने एक ग्रुप बना लिया, यानी 3-4 स्टूडेंट जो यहीं जीएस रेवोल्यूशन के उनके साथ पढ़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, पढ़ाई बहुत अच्छा हो जाता है। जो एनवायरनमेंट का था आपका टेस्ट, उसमें फर्स्ट रैंक थी इनकी। तो ऐसा स्टूडेंटों को उसके पहले ही एडवाइस दिया गया था, उसको उन्होंने फॉलो किया कि आपके पास कम से कम 3 से 4 वो स्टूडेंट होने चाहिए जो लेखपाल की ही तैयारी कर रहे हैं। एक ही जगह से कर रहे हैं तो सबके पास एक ही टारगेट होगा, एक ही कंटेंट होगा, जिससे कि क्या होगा कि रिवाइज कर पाएंगे, एक दूसरे से पूछ पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ये कर सकते हो, जो भी आपके आसपास है एक ग्रुप बनाओ और साथ में पढ़ाई करो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3-4 लोगों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इससे क्या होता है, किसी दिन आपको नहीं पढ़ने का मन है तो भी आप पढ़ोगे, या फिर कोई चीज़ आप नहीं छूट गई आपकी, आप अवेयर नहीं हो, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आज टेस्ट है ये कर लो, तो वो एक मोटिवेशन लास्ट तक बना रहता है। तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।